Okay, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good Sumit evening, sir. sir. Good Good evening. evening, sir. Good evening. Good evening, all of you. Good evening. Okay. Good evening, sir. Good evening, Adit. Okay, so अभी अगर हम बात करें, so previously just अभी recent test काफी सारे लोगों ने काफी अच्छा किया हुआ है यार, मतलब बहुत ही बढ़िया। और जो भी आपके डाउट्स होंगे, एक्चुअली आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। मैंने पहले भी बोला था कि लास्ट चैप्टर में करंट हमारा कंप्लीट हो गया है। सो अभी एक दो स्टूडेंट ने टेस्ट नहीं दिया हुआ है, उन्होंने बोला उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गए कुछ, तो वो टेस्ट नहीं दे पाए। तो आज वो टेस्ट देने वाले हैं, इसलिए मैं टेस्ट पेपर आज नहीं डिस्कस कर पाऊंगा। सो टेस्ट पेपर कल 5 o'clock से आप लोग का बायोलॉजी है ना, तो 4:30 बेटर रहेगा। और आई गेस 4 to 4:30 आपको बीच में टाइम भी मिल जाएगा। तो 4 to 4:30 में एक सेशन रख के आप लोग का पेपर डिस्कस कर लूंगा कल, ठीक है ना। सो पेपर के जो भी डाउट्स रहेंगे अपन कल डिस्कस कर लेंगे 4 to 4:30। मैं टाइम ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। चलो, सर एक्सपेक्टेड क्या था स्कोर? देखिए अगर हम बात करें तो आज का हमारा जो टॉपिक है, मैंने बताया था नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा और एकदम न्यू रहेगा। मतलब ये टॉपिक न्यू कहने का मतलब ये है कि क्लास 8th में इसका बेसिक्स रहता है, मतलब क्लास 8th में थोड़ा सा मैग्नेट टर्म रहता है, मतलब बट बिल्कुल भी डिटेल में नहीं रहता है। सो क्लास 8th में जो आप मैग्नेट सीखते हो वो जस्ट बहुत ही बेसिक सीखते हो कि यार मैग्नेट मतलब होता क्या है, बस। जो क्लास 10th में हमारा टॉपिक है वो टॉपिक मैग्नेट नहीं है। क्लास 10th वाला टॉपिक मैग्नेट नहीं है। क्लास 10th के टॉपिक का नेम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ मैग्नेट की बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक करंट कैसे मैग्नेट के फॉर्म में बिहेव कर सकती है। समझ आया कि नहीं यार? हमारा टारगेट क्या रहेगा कि करंट कैसे मैग्नेट के फॉर्मेट में बिहेव कर सकती है, वो हमें चेक करना है। तो यार इसके लिए हमें ये पता तो होना चाहिए ना कि यार मैग्नेट में क्या क्या चीजें होती हैं, फिर हम देखेंगे कि करंट वो चीजें कैसे फुलफिल कर सकती है। ये हमारा पूरा टारगेट रहेगा, ठीक है। Yes. अच्छा, अभी एक प्रॉब्लम हुआ कि पहले इसका मतलब हमें चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने से पहले वो जो 8th में थोड़ा सा समझते हैं ना कि यार मैग्नेट वगैरह क्या होता है, पहले वो समझना पड़ेगा ना। सो बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हमें एक टॉपिक समझना पड़ेगा क्या कि व्हाट इज मैग्नेट, ठीक है। और एक टर्म एसोसिएटेड होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये दो टर्म हमें समझने पड़ेंगे, फिर हम उसके बाद बात कर पाएंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को कैसे डिस्कस करना है। ओके, तो 8th में थोड़ा बहुत आपने सुना होता है, बट 10th का जो चीजें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको काफी सारी नई चीजें सुनने को मिलेंगी। एक एक करके यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्या मैग्नेट क्या है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है कि मैग्नेट क्या है। एनीवन, कोई रीड करे? Substance which can attract certain specific metals like iron, nickel, cobalt, and it can attract or repel the substance of its own type. ओके, सो ये हो गई पूरी डेफिनेशन ऑफ मैग्नेट। देखिए इसमें दो मेन पॉइंट्स हैं क्या। ऐसे सब्सटेंस which can attract certain metals like what? आयरन, निकल, कोबाल्ट। ये टाइप के मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। आप लाइन देखें, मैंने लिखा हुआ है कि मेटल्स को ये सिर्फ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। एंड इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल द सब्सटेंस ऑफ इट्स ओन टाइप, उसे हम मैग्नेट बोलते हैं। तो यार इसका मतलब समझ आया कि मैग्नेट का क्या काम है। मैग्नेट की दो खास बातें हैं। अगर मैं बोलूं कि ये एक चीज है जो कि क्या है, मैग्नेट है, तो ये दो तीन काम कर सकता है। आयरन, निकल, कोबाल्ट को, इस टाइप की जो मेटल्स है, इनको क्या कर सकता है? सिर्फ अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर इसी के टाइप का एक और मटेरियल रखा तो दोनों काम कर सकता है।
इस मटेरियल को टाइम पड़ने पे वो अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। पक्का समझ आया कि यार मैग्नेट जो मटेरियल है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, कैसे डिफाइन हुआ? Yes, sir. ओके चले सुन लेते हैं थोड़ा सा। धीर विल यू आंसर हाउ वी डिफाइन अ मैग्नेट? Sir, a substance which can attract certain specific materials like iron, nickel, cobalt, and can repel substance of its own type is called as magnet. वेरी गुड धीर, मतलब नॉट अ सिंगल वर्ड मिस किया तुमने, एकदम ऑल द वर्ड्स वर लाइक सेम। बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, सो एक्चुअली हमें एसेंस समझना है पूरा। जैसा आपने बताया कि मेटल्स को अट्रैक्ट कर सकता है और खुद टाइप के मटेरियल को रिपेल कर सकता है। ठीक है, चले तो फिर बात करेंगे कि कितने टाइप का हम इसे कैटेगराइज करेंगे। तो यार दो टाइप का मैग्नेट मिलता है। नंबर 1 नेचुरल मैग्नेट, नंबर 2 आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट मतलब नेम से समझ आ रहा है क्या है, जो नेचुरली मिल जाएगा। बिल्कुल, मतलब ये है कि ये एक ऐसा मटेरियल है जो नेचुरली अवेलेबल है। भाई ये सारे मेटल भी तो नेचुरली अवेलेबल है ना। ठीक है, वैसे ही मैग्नेट नेचुरली अवेलेबल है, या तो फिर अपन कुछ जुगाड़ लगा के बना सकते हैं, वो बन जाएगा कैसा, आर्टिफिशियल। नेचुरली की एक प्रॉब्लम है, इसका जो पावर है वो क्या रहता है, कम होता है। लेकिन या मतलब मैग्नेटिक पावर जो है उसका लो होता है, लेकिन अमाउंट इतना ज्यादा होता है ना कि वो मैग्नेटिक फील आ जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं क्या कि लेट से एक पूरा मैग्नेट का पूरा एकदम मतलब पूरा हिल टाइप ही है, तो यार मतलब समझ रहे हो ना, इवन इसका पावर कम होगा बट इतना ज्यादा पूरे हिल में मैग्नेट ही मैग्नेट है, तो बहुत ज्यादा वो एक्ट करेगा ना। समझा कि नहीं? अच्छा, नंबर 2 आर्टिफिशियल। तो भाई आर्टिफिशियल मतलब हमें बनाना है ना, तो हम अपने अकॉर्डिंग पावर डिसाइड करेंगे, मतलब उसके मेथड बताऊंगा अभी। तो इसकी क्या खास बात है कि यू कैन गेट एनी डिजायर्ड मैग्नेटिक पावर। ठीक है ना, मतलब अगर कम चाहिए तो कम भी चलेगा, पावर चाहिए तो ज्यादा पावर वाला भी मिलेगा। ठीक है ना? Yes. ओके, तो रॉ मैग्नेट जो नेचुरली अवेलेबल मैग्नेट है उसके एग्जांपल्स क्या हैं? मैग्नेटाइट और लोडस्टोन। ठीक है, जबकि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो तो हमारे ऊपर है ना, जैसा मन करेगा वैसा बनाएंगे। तो जो स्टैंडर्ड टाइप्स हैं वो कुछ ये हैं, लाइक बार मैग्नेट, जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं इंडस्ट्रियल, क्योंकि बार मैग्नेट को आप अपने तरीके से यूज कर सकते हो। तो बार मैग्नेट कैसा दिखता है? सिंपल, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एक रॉड होता है, बस एक ऐसा रॉड जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर। तो एक ऐसा 3D में मैंने यहाँ पर आपको जस्ट बना दिया, ये ऐसा दिखेगा आपको, ये क्रॉस सेक्शन होगा, ये हो गया बार मैग्नेट। ठीक है ना? दूसरा क्या होगा, रॉड मैग्नेट में ये सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर रहेगा यार, टेंशन नहीं है। इसके बाद ये भी थोड़ा सा फेमस है बट ये ऐसा इंडस्ट्रियल यूज में ज्यादा नहीं आता, क्या, यू शेप्ड मैग्नेट। ओके, उसके बाद एक और होता है हॉर्स शू और यू शेप्ड में डिफरेंस यार, यू शेप्ड सिंपल यू होता है, हॉर्स शू में ये दोनों टर्मिनल जो एजेस हैं वो क्या होते हैं, पास में होते हैं। ठीक है, फिर एक नीडल होती है, नीडल ऐसे देखने में ऐसा स्ट्रेट नहीं होती जैसा जो गिविंग नीडल में रहता है ना। हाँ, कंपास वाला नीडल है ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये कंपास में यूज होता है। अब देखो इन सब में मैंने दो टर्म लिखे हुए हैं, एन और एस। सारे मैग्नेट में एन और एस लिखा हुआ है। अच्छा इसमें मिस हो गया, इसमें भी लिख देता हूँ। ठीक है, सारे मैग्नेट में एन और एस लिखा हुआ है, मतलब इसका क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब ये क्या चीज हुई है, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है, तो क्लास 8 में बताया जाता है, बहुत ही सिली सा एक्सप्लेनेशन है और वही ट्रू है। मतलब हुआ ये कि एकदम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं कि जब मैग्नेट डिफाइन हुआ, मतलब पता चला कि ठीक है यार ये कुछ अलग टाइप का मटेरियल है जो कि कुछ मेटल को भी अट्रैक्ट कर रहा है और खुद को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, उसको हमने बोला मैग्नेट। हमने भी आर्टिफिशियल नहीं बनाया। तो जब मैग्नेट का बहुत ही थिन सेक्शन यूज किया गया तो एक टेंडेंसी देखी गई, क्या,
सपोज मैं इस मैग्नेट को एक थ्रेड से हैंग कर रहा हूं, ठीक है ना, एक पतले से मैग्नेट को। तो इस मैग्नेट में एक टेंडेंसी देखी गई कि आप इसको कैसे भी रोटेट करके रख दो, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही अलाइन हो रहा था। ठीक है, मान लो जब किसी को कुछ पता नहीं था, तब उन्होंने देखा कि यार ये किसी एक पर्टिकुलर विलेज की तरफ पे पॉइंट कर रहा है। फिर धीरे धीरे बात जब बढ़ी तो पता चला कि ये हमेशा एक ही डायरेक्शन को पॉइंट करता है। तो इसको क्या किया गया, थोड़ा सा पेंट कर दिया गया और उल्टा घुमा दिया गया। तब भी ऐसा नहीं हुआ कि ये वाला एंड यहाँ आ जाए, नहीं, पूरा घूम के ये एंड वापस यहीं पर ही आ रहा था। तो फिर धीरे धीरे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी तो ऑलरेडी हमें डायरेक्शन सेंस था, हमने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा था कि यार ये ऊपर की तरफ नॉर्थ है और ये साउथ है। तो भाई ये एंड हमेशा फील ये आ रहा था कि किस तरफ पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो बोल दिया यार कि हर मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ पॉइंट करता है उसे साउथ पोल। लेकिन काम की बात समझना, अगर मैंने इसे नॉर्थ पोल बोल दिया है, या ठीक है आगे बताता हूँ वो चीज, तो आपको ये पता होगा कि अर्थ भी एक मैग्नेट के फॉर्मेट में बिहेव करती है। तो यहाँ पर जहां पर हमने बोला है नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है एक मैग्नेट का नॉर्थ, तो बाद में हमें पता चला कि मैग्नेट के जो सेम पोल होते हैं ना, नॉर्थ के पास नॉर्थ लेके आओगे तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल, रिपेल करेंगे, ये सबको पता है। तो इसका मतलब अगर ये पोल नॉर्थ की तरफ गया है तो क्या अर्थ का यहाँ पर नॉर्थ होगा, नहीं, मैग्नेटिक क्या होगा, ये साउथ। तो लॉजिकली ये मैग्नेटिक साउथ होगा। बट फिर अपन बोले कि चलो टेंशन नहीं लेते हैं, ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसे समझ के रखेंगे। अब इसके वजह से पूरी हिस्ट्री ना चेंज करनी पड़ जाए कि जो अर्थ का एक्चुअल नॉर्थ है उस तरफ अर्थ का मैग्नेटिक क्या होता है, साउथ। वो अपन बोलते ही नहीं, सीधे बोल देते कि ठीक है हाँ मैग्नेटिक रहेगा, इसको भी नॉर्थ ही बोल देते हैं, ठीक, जस्ट बिकॉज की कंफ्यूजन ना हो, प्रीवियस डेटा से प्रॉब्लम ना है। तो ये पॉइंट था कि नॉर्थ डिस्कवर कैसे हुआ। तो नॉर्थ डिस्कवर नहीं हुआ, ये क्या एक एजम्पशन है कि वो एंड हर बार नॉर्थ की तरफ था, इसलिए उसे क्या नेम दे दिया, नॉर्थ पोल। ठीक है ना। Yes. तो बताएं मैग्नेट के बारे में ये समझ आया, नेचुरली और आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे रहते हैं। हाँ. ठीक है, अब बात करते हैं कि मैग्नेट की एक और कैटेगरी है। एक और कैटेगरी क्या है, टेम्परेरी और परमानेंट। तो ये आर्टिफिशियल में ही देखने को मिलती है, किसमें, जो हमने बनाया है उसमें ही अपन अपने हिसाब से बना सकते हैं। अपन टेम्परेरी भी बना सकते हैं, अपन परमानेंट भी बना सकते हैं। टेम्परेरी का मीनिंग क्या हुआ, टेम्परेरी सर का मतलब थोड़े देर के लिए मैग्नेटिक पावर रखेगा अपने पास। बस मतलब ये हुआ कि सपोज सपोज एक मैग्नेट यहाँ पर है और मुझे इस ऑब्जेक्ट को पास में खींचना है, तो जब खींचना होगा तब ये मैग्नेट एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही ये पास आ जाएगा ये मैग्नेट डीएक्टिवेट होगा, ये फिर से दूर चला जाएगा, फिर जब से इसे पास लाना होगा ये फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब कि थोड़े टाइम में ये तुरंत एक्टिवेट इनएक्टिवेट हो पाए। तो इट रिटेन्स इट मैग्नेटिक पावर ओनली फॉर स्मॉल टाइम, और ये टाइम हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। समझा कि नहीं। Yes. अच्छा, परमानेंट क्या है, फॉरएवर जो रिटेन करेगा। फॉरएवर, फॉरएवर जो रिटेन करके रखे। तो एक्चुअली फॉरएवर तो नहीं है, अगर आप एक मैग्नेट को मिलियन ईयर्स बाद चेक करोगे ना तो पक्का खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा है वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बट हाँ फॉरएवर जैसा समझ सकते हैं। तो जो अपन म्यूजिकल डिवाइसेस देखते हैं ना, लाइक कोई भी स्पीकर वगैरह, उस पे जो ऐसा मैग्नेट लगा होता है वो कौन सा मैग्नेट होता है, परमानेंट। ठीक है, और टेम्परेरी मैग्नेट का एग्जांपल क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट का एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आगे अपन देखते हैं कि मैग्नेट कैसे बनाते हैं। सो क्या चीज हमें देखना है, प्रोसेस, मैग्नेट किस तरीके से बनते हैं, नेचुरली कैसे बनता है ये कुछ नहीं पता। ठीक है, नेचुरली जो बन गया वो बन गया, हिस्ट्री है वो। अपन
कैसे बना सकते हैं आर्टिफिशियली, वो बात हम समझेंगे। तो सबसे पहले अपन किस टाइप के मैग्नेट को देख लेते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक, या टेम्परेरी मैग्नेट का एक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, याद रखना है, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। 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 इलेक्ट्रोमैग्नेट नेम से ही क्लियर है, एक ऐसा मैग्नेट विच इज गवर्न्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। समझ आया? अ मैग्नेट विच इज गवर्न्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब ये कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक वो मैग्नेट रहेगा, नहीं तो मैग्नेट हट जाएगा। समझा? यस सर। तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है यार, बहुत ही सिंपल सा। क्या, कोई भी एक रॉड ले लो, स्पेशली किस मेटल की? आयरन। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन और नॉर्मल जो हम घर पे यूज करते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। जो घर पे यूज करते हैं वो क्या होता है? स्टील। स्टील क्या होता है? सॉफ्ट आयरन में थोड़ा सा कार्बन का परसेंटेज चेंज कर देते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ जाता है उसका। तो अपन सॉर्ट ऑफ रॉ आयरन की बात कर रहे हैं। सॉफ्ट आयरन मतलब रॉ आयरन, जब उसमें ज्यादा इम्प्योरिटीज मिक्स नहीं की गई थी। इस पे अपन क्या करते हैं, अगर एक कॉपर का वायर लगा दें और इसको बैटरी या किसी भी करंट सोर्स से कनेक्ट कर दो, तो अब जब तक करंट जाएगी ये किसकी तरह बिहेव करेगा? मैग्नेट। मैग्नेट की तरह। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। एज द करंट इज टर्न्ड ऑफ, इट्स मैग्नेटिक नेचर डिसअपियर। disappears. So, इसलिए ये क्या बन जाता है अपना? टेम्पररी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट। क्लियर है? तो टेम्परेरी मैग्नेट का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब तक करंट है तब तक उसका मैग्नेटिज्म रहेगा, जैसे ही करंट ऑफ किया मैग्नेटिज्म खत्म। दूसरा एग्जांपल है टेम्परेरी मैग्नेट का, क्या? मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन। समझे क्या है? तो पहले समझाते हैं। पहले समझना पड़ेगा मैग्नेटिक इंडक्शन से पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, इंडक्शन। कोई बता सकता है इंडक्शन? ऑलरेडी मैं एक बार बता चुका हूँ आप लोग को। इंडक्शन क्या होता है? जो कोई चीज प्रोड्यूस करता है या इंड्यूस करता ओके, इंडक्शन इज समथिंग की कोई चीज इंड्यूस कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है। कोई और बताना चाहेगा समथिंग अबाउट इंडक्शन? कोई और, कोई ऐसे नॉर्मल गेसेस, मतलब ऐसा नहीं कि कोई करेक्ट आंसर ही है, कुछ भी गेस कर सकते हो यार। इंडक्शन मतलब क्या लगता है कुछ? अच्छा, घर पे। Inducing a specific property into a material. ओके ओके, इंड्यूसिंग और जनरेटिंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, और उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में मैं एक टर्म दूंगा, क्या? सिमिलर। क्या? सिमिलर। सिमिलर प्रॉपर्टीज को जनरेट करा देना विदाउट एनी कांटेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या? विदाउट एनी कांटेक्ट। उस चीज को बोलते हैं क्या अपन? इंडक्शन। प्राइम चीज है विदाउट एनी कांटेक्ट। ठीक है, तो उसे अपन इंडक्शन बोलते हैं। तो क्या इसका मतलब कांटेक्ट आएगा तो सारी प्रोसेस खराब हो जाएगी क्या? नहीं, तब भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एक सेटअप बनाया हुआ है तो वो वर्क नहीं करेगा, वर्क करेगा। बट प्राइम चीज क्या है? इवन कांटेक्ट नहीं है तब भी काम करेगा वो। ठीक है, ओके। तो होता ये है, इंडक्शन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये क्या है? मेटल। और इससे पहले मैंने आपको बताए थे चार्जेस के बारे में। तो सपोज मैं इस मेटल के पास क्या लेके आ रहा हूँ? एक पॉजिटिव चार्जेस। तो इंडक्शन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि विदाउट एनी कांटेक्ट एक फोर्स लग सकता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये फोर्स विदाउट कांटेक्ट लग सकता है। मतलब इस मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं? फ्री में जो घूम रहे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को ये क्या करने लगेगा? अट्रैक्ट करने लगेगा ना यार। Attract. अब क्या इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल के आ जाएगा क्या? नहीं. नहीं। तो अगर मेटल से बाहर नहीं निकल के आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? मेटल के इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसे बोलते हैं क्या? इंडक्शन।
क्या बोलते हैं? इंडक्शन। बताइए समझ आया कि नहीं इंडक्शन? Yes, sir. ओके, तो बहुत ही सिंपल सी चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसी सेम चीज हमें देखने को मिलती है किसमें? मैग्नेट्स में। ठीक है, मैग्नेट्स में क्या देखने को सर, मिलता है? हाँ सर वो इंडक्शन कुकिंग में क्या होता है? हाँ सर बड़ा यार, मतलब वो ऐसे हाँ हाँ, इंडक्शन कुकिंग में सेम चीज है, सेम प्रिंसिपल है, बस थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मेट में। आप ये समझो कि सपोज ये आपका इंडक्शन प्लेट है, ठीक है? इंडक्शन प्लेट ऐसे नहीं समझते हैं, मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है जो आपके इंडक्शन का है, ठीक है? और यहाँ पर आपने अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे कांटेक्ट में, समझा या नहीं? तो होता ये है कि यहाँ पर अंदर एक छोटा सा स्मॉल पॉइंट रहता है जो कि चार्ज डिलीवर करता है, ठीक है? अब उसका काम सिर्फ इतना ये है कि जैसे ही इसे सामने मेटल मिला, क्या मिला? मेटल, ये बहुत ही तेजी से उस मेटल में चार्ज पास करना शुरू कर देता है। क्लियर? तो बेसिकली हाँ, बहुत ज्यादा एक्सेसिव चार्ज आने की वजह से ये मेटल क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। तो अगर यहाँ पर मेटल रहेगा ही नहीं तो आगे सर्किट ये चार्ज जो है कहीं पे जाने ही नहीं वाला। तो बेसिकली इंडक्शन में क्या होता है, एक पॉइंट पर बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेट करा देते हैं। मतलब इट इज लाइक कि एक वायर है, इसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो इस वायर में क्या जा रही होगी? करंट। करंट। वहां पे इस करंट को एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कराया जाता है, जिससे इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा स्टैटिक चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है, और इतना स्टैटिक होने लग जाता है ज्यादा चार्ज कि कोई सा भी थोड़ा सा भी कांटेक्ट दिखा मेटल का, ये तुरंत चार्ज डिलीवर करने लग जाता है। समझ आया? यस सर। ओके, ठीक है। खैर वो हमारा पार्ट नहीं है, अपन वापस आते हैं। हम जस्ट प्रोसेस डिस्कस करना चाह रहे थे, किस चीज का? मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन। ठीक है, तो क्या समझा है अभी कि एक मैग्नेट ले लिया मैंने, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा क्या ले लिया, एक बार मैग्नेट ले लिया, और यहाँ पर एक आयरन की नेल्स, जो स्क्रू ड्राइवर करते हैं ना किसी भी वुड वगैरह में जो नेल्स पिन करते हैं, वैसे क्या ले लिया हमने यहाँ पर? नेल्स। अब आप देखना, आप खुद अरेंज कर सकते हो। आप नेल्स को ऐसे ऐसे रैंडमली रख दो, ऐसे रैंडमली नेल्स रखे हुए हैं सपोज। आप उनके पास एक मैग्नेट लेके आओ, आप देखोगे कि ये सारे एक दूसरे में स्टिक करने लग जाएंगे। क्या मैं इस मैग्नेट को पास लेके तो आया, तो डेफिनेटली कॉमन सेंस क्या कहता है कि ये मैग्नेट मेटल को अट्रैक्ट कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर दो आयरन नेल पिक किया, आयरन नेल 1 और आयरन नेल 2, तो पक्का 1 इससे अट्रैक्ट हो जाएगी और 2 भी अट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन आप एक सिनेरियो देखोगे कि पहले आप 2 को मत लेके आओ, पहले कौन सी नेल लेके आओ? सिर्फ 1, और रख दो वहां पर, पकड़ के रख लो, मतलब इसको स्टिक मत करने दो। और अब दूसरी नेल लेके आओ, आप देखोगे कि पहली वाली नेल दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएगी। मतलब प्रॉपर्टी ट्रेवल होगा। इसका मतलब मतलब प्रॉपर्टी मैग्नेट की मैग्नेटिक फर्स्ट नेल के पास भी आ गई, जस्ट बिकॉज वो मैग्नेट के पास रखा हुआ था। समझा कि नहीं? और ये चीज आपने देखी होगी कि ऐसे मैग्नेट से जब अटैच करो ना, कई बार छोटी छोटी नेल्स, तो आपको दिखती है कि एक नेल्स के साथ ही नेल्स लगी हुई हैं, ऐसे चेन टाइप दिखती है ना। अगर कभी नोटिस किया हो, हाँ हाँ एक मैग्नेट को बहुत सारे नेल्स पे कौन सा रखो, तो एक रैंडम, एक्सपेरिमेंट होता। हाँ रैंडम करो और ऐसे उठाओ, तो यू विल सी अ चेन। बट ये मैग्नेट को सेपरेट तो अट्रैक्ट हो जाएंगी सारी, बट ये वाली नेल्स तो इस नेल से अटैच है ना। इसका मतलब ये नेल्स के पास भी क्या आ गई है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। समझा कि नहीं? हाँ, और सर वो जब नेल सब जब हम मैग्नेट को से रब करते हैं ना, तो फिर उसमें भी मेटल हाँ मैग्नेटिक एग्जैक्टली, प्रॉपर्टीज आ जाती बस नेक्स्ट देखो, सी नंबर वही है, ठीक है ना, फ्रिक्शन और रबिंग। पहले बी नंबर को भी देख हाँ। लेते हैं। हाँ, तो बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। देखो यार, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने वाली बातें हैं। तो मैग्नेटिक इंडक्शन है और ऑब्जर्वेबल हुआ या नहीं कि हाँ अगर आप 2 नेल रखोगे तो ये दोनों को अट्रैक्ट कर लेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक नेल को पकड़ के रखोगे तो पहली वाली नेल दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेगी। इसका मतलब
इसका मैग्नेटिक नेचर इसके पास आ गया है, और वो किसके थ्रू आता है? मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इंडक्शन एक ऐसा टर्म है जो विदाउट कांटेक्ट भी अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को दे सकता है, लेकिन क्या ये परमानेंट दे सकता है क्या? नहीं। नहीं। इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखा है अपन ने? टेम्परेरी में। टेम्परेरी में। टेम्परेरी क्यों? क्योंकि जब तक ये मैग्नेट यहाँ है तब तक ये नेल काम करेगी। अगर मैग्नेट को हटा दूं, व्हेन वी रिमूव द मैग्नेट, ये दोनों नेल्स कांटेक्ट से हट जाएंगी, गिर जाएंगी। देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स। सो क्या डेफिनेशन समझ आई, मतलब आइडिया समझ आया कि हाँ सर। मैग्नेटिक इंडक्शन? सर तो फिर ये मतलब नेल का क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? उसका भी अपना खुद का उसका होगा? भी अपना आ जाएगा, कम आएगा बट आ जाएगा। बट और एक चीज देखो, अगर आप सेकंड नेल को अटैच करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि ये वो वाला है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि मनी टाइप नहीं है कि आपको दे दिया आपने पूरा रख लिया बस, कोई मतलब नहीं है। अगर इसके पास आ गई प्रॉपर्टी तो अब ये इसको भी इंडक्शन के थ्रू प्रॉपर्टी दे सकती है। तो इसका मतलब ये नेल अब क्या कर सकता है, एक थर्ड नेल को भी हाँ अट्रैक्ट कर सकता है, बट सर, लेकिन फिर इनका डिक्रीज होगा ना फील्ड? पावर लॉस होता जाएगा। जो पहला मेन पर्सन ने दिया, तो ये कुछ तो रख लेता है बट पूरी नहीं दे पाता है, मतलब इंडक्शन का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जाता है। हाँ ठीक है ना? अच्छा, सर मतलब ऐसे नेल्स लगाते गए तो कोई ना कोई नेल मतलब अट्रैक्ट लास्ट नहीं में गिर होगा। जाएगा, कोई ना कोई, ज्यादा नहीं, 4 या 5 ही हो पाते हैं। हाँ जो मैक्सिमम चेन बनती है वो 4-5 ही हो पाती है। ठीक है? सर अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो तो तो ज्यादा बड़ी आ जाएगा भाई, डेफिनेटली ज्यादा आ जाएगा। बट एक और चीज, जब नेल्स एक्सपेरिमेंट करते हो तो अगर ऐसे टेबल पे रख के करोगे तो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसे वर्टिकल हैंग करोगे, मतलब अगर मैग्नेट जैसे पाम है इस पे रख के नेल्स सेट करके चेक करोगे ना, एक ट्रेन बना दो नेल्स की और फिर धीरे धीरे अट्रैक्ट करो, तो काफी ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन जब ऐसे हैंग करोगे, ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाओगे, तो ग्रेविटी भी अपना इफेक्ट दिखाने लगती है ना, तो फिर इवन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बाद भी बहुत बड़ा चेन नहीं बना सकते। ठीक है ना? ठीक है। तो टेम्परेरी मैग्नेट में सबसे पहला फेमस वाला क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत जगह पर यूज होता है, बहुत जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। इवन मतलब सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जहां पे मैग्नेट की जरूरत पड़ती है ना, वहां पे कैसा मैग्नेट होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि जैसे ही मतलब करंट आती है, मैग्नेट ऑन हो जाता है, जैसे ही करंट जाती है मैग्नेट ऑफ हो जाता है। ये चैप्टर के एंड पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के एंड पे मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ किस टाइप की डिवाइसेस में ज्यादा यूज होता है। ठीक है? फिर मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट क्या है? फ्रिक्शन और रबिंग। फ्रिक्शन और फ्रिक्शन रबिंग। और रबिंग। इससे भी अपन जो है टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हैं। मतलब एक रिंग मैग्नेट ले लिया मैंने, एक रिंग मैग्नेट ले लिया और उससे एक मेटल का बार है कोई सा, और उसे रब किया, थोड़ी देर हमने रब किया। या फिर बहुत सिंपल एग्जांपल है, एक बार मैग्नेट ले लिया और उसमें एक कॉइन को रब किया। तो जब कॉइन को रब करते हो थोड़ी देर, उसके बाद इस बार मैग्नेट को हटा दो और उस कॉइन को किसी दूसरे कॉइन के पास ले जाओ, वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा। समझ आया? क्यों कर लेगा? क्योंकि आफ्टर फ्रिक्शन और रबिंग थोड़ी सी उसमें भी मैग्नेटिक नेचर इंड्यूस हो गया, बट ज्यादा देर के लिए नहीं। ये वाला जो फ्रिक्शन या रबिंग है ये बहुत थोड़े टाइम के लिए एक्ट करता है। ठीक है ना? तो अगर मैंने एक रिंग मैग्नेट लिया, उस पे मैंने एक मेटल बार को रब किया, तब ये मेटल बार किसकी तरह एक्ट करेगा? एक मैग्नेट के लिए। मैग्नेट। लेकिन ये वाला मैग्नेट बहुत ही कम टाइम के लिए काम करता है। ठीक है ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाया जाता है। कौन सा वाला? परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट बनाना आप लोग घर पे भी बना सकते हो, बट हाँ थोड़ी सी आपको पावर ज्यादा चाहिए होगी, इसलिए घर पे बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, एक लो लेवल का मैग्नेट आप बना सकते हो घर पे। देखें क्या याद है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने ऐसे एक मेटल रॉड को
कवर किया था वायर से, और वो मेटल रॉड किस चीज की थी? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन, मतलब एकदम ओरिजिनल वाला रॉ आयरन की बात की थी। उसमें कुछ कार्बन इम्प्योरिटीज मिलाने के बाद वो स्टील बन जाता है। स्टील इज लाइक जो रॉड हम रेगुलर यूज करते हैं, ठीक है ना। जो जितना मेटल आपको घर पे दिखता है ना, वो रॉ आयरन नहीं होता है, सारा क्या होता है? स्टील। तो अगर आप किसी स्टील रॉड पे रैप करेंगे वायर और बहुत देर तक करंट फ्लो करेंगे, क्या बहुत देर तक करंट फ्लो करेंगे, तो पहले तो वो टेम्परेरी मैग्नेट बना, लेकिन बहुत देर तक करंट फ्लो करते रहोगे तो क्या बन जाएगा वो? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट। तो इंडस्ट्रीज में मैग्नेट कैसे बनाते हैं? इसी तरीके से बनाते हैं। क्या, सपोज मुझे बार मैग्नेट बनाना है, तो एक बार ले लिया, उस पे क्या किया, पूरा एक वायर की कवरिंग कर दी, ठीक है, और उस पे क्या मूव कराया, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराया, तो वो मेटल परमानेंटली चेंज हो जाता है किसमें? मतलब कितना करंट लगेगा? हाँ, वो बताता हूँ यार, जस्ट समझ लेते हैं। बट पहले ये समझ आया ना कि करंट कितनी होनी चाहिए? बहुत ही ज्यादा। लॉन्ग टाइम के लिए, या तो बहुत ही ह्यूज होनी चाहिए करंट, ठीक है ना। ओके, तो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एक ग्राफ में। यहाँ पे दो ग्राफ बने हैं। ये ग्राफ आपके ऐसा सिलेबस का सो कॉल्ड पार्ट नहीं है, बट बिकॉज परमानेंट मैग्नेट अगर समझना है बहुत डिटेल में, तो ये ग्राफ भी समझना पड़ेगा। इन ग्राफ को बोलते हैं हिस्टैरिसीस कर्व। क्या, नेम भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये हर मेटल का होता है, ये हर मेटल का अपना एक कर्व होता है। कर्व मतलब ये उस मेटल की प्रॉपर्टी बता रही है। तो स्टील का और सॉफ्ट आयरन में डिफरेंस होता है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। स्टील का अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो स्टील का ये ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलता है। सॉरी, स्टील में और ज्यादा हाइट में रहता है ये, इस तरीके से। जबकि अगर मैं सॉफ्ट आयरन की बात करूं तो सॉफ्ट आयरन के लिए ये जो ग्राफ होता है ये बहुत ही थिन होता है, ओके। ठीक है। अब ये ग्राफ क्या बताना चाह रहा है पहले समझ ले। ये क्या चीज है? ये यार केमिकल बातें हैं, मतलब ये मेरे फिजिक्स का पार्ट बिल्कुल नहीं है। ये उसका केमिकल कंपोजिशन है कि इसका स्टील का ग्राफ ऐसा दिखता है और सॉफ्ट आयरन का ऐसा दिखता है। अपन को समझना है कि इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है, ठीक है ना। देखें, तो ये ग्राफ किस चीज का है? ये ग्राफ है करंट फ्लो कराने में ये मैग्नेट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है, उसकी पावर कितनी स्ट्रांग हो रही है, इस बात पे डिपेंड करता है। समझा? मतलब हाँ। क्या है? देखें, मतलब ये है कि ये क्या है, मैग्नेट है, और इस एक्सिस में हम क्या बढ़ा रहे हैं? करंट। करंट। जब आप थोड़ी सी करंट बढ़ाते हो, आगे जा रहे हो, करंट में आगे जा रहे हो, 10 20 30 ऐसे जा रहे हो, मैग्नेट एक भी जनरेट हो रहा है क्या? नहीं। अचानक से आप एक करंट को क्रॉस करते हैं तो मैग्नेटिज्म इसमें स्टार्ट हो जाता है। समझा कि नहीं? मतलब आप सोचो कि घर पे स्विच पे लगा दो और आ जाएगा, नहीं आएगा, एक मिनिमम करंट उसे चाहिए। तो अच्छी बात यह है कि जो हम घर पे हाउस होल्ड करंट यूज करते हैं ना, उससे काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो किसी बैटरी वगैरह से, डीसी करंट से काम बना लो, तो नहीं बनने वाला, ठीक है ना। चले वापस आते हैं। अब मैं करंट आगे बढ़ाऊंगा तो इसका मैग्नेटिज्म क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अब ये प्रॉपर्टी है बेटा मेटल की। क्या प्रॉपर्टी है? कि थोड़ी दूर तक देखो करंट बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिज्म क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बट एक टाइम के बाद क्या हो गया? स्टेबल। स्टेबल हो गया, बढ़ना बंद। इसका मतलब हर मेटल की अपनी पावर है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकता है। तो परमानेंट मैग्नेट याद है मैंने बताया था कि परमानेंट मैग्नेट स्ट्रांग होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पिन को आपने इतना स्ट्रांग बना दिया कि मतलब, समझ गए ना, कि ये कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं होगा। हर मेटल की अपनी क्या है? रेंज है, लिमिट है कि इससे ज्यादा नहीं होगा। फिर जब अपन मेटल का साइज बढ़ा देते हैं, साइज बढ़ा देते हैं, तो ये बढ़ जाता है यार। ये फिर यहाँ कहीं पे स्टेबल होता है।
इसलिए अगर अपन को स्ट्रांग चाहिए तो साथ साथ में उसका क्या बढ़ता रहता है, साइज बढ़ता रहता है। साइज बढ़ेगा। साइज भी उसका सबसे ज्यादा रेंज कौन से मेटल की? स्टील सबसे जो अच्छा है। साइज वर्सेस मैग्नेटिज्म का जो नेचर है वो सबसे ज्यादा किसमें है, स्टील। स्टील में। ठीक है, अदर मेटल यूज करोगे तो बहुत ज्यादा साइज लेना पड़ेगा, तो स्टील सबसे फैक्ट है। तो इसका मतलब क्या, आगे करंट बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्या, जब ग्राफ ऊपर जाएगा ही नहीं। सर यहीं पे ही अपन क्या करते हैं, करंट को रोक देते हैं। सर समझा कि नहीं? हाँ सर ये जो आपने बनाया ना ग्राफ, वो हाँ, मैग्नेटिज्म के लिए ना या साइज के लिए? मैग्नेटिज्म के लिए है ओके कि कैसे अपना मैग्नेटिज्म गेन कर रहा है। इट इज फॉर अ गिवन साइज। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूं लेट से 50, तो 50 एक साइज के लिए, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100 हो सकती है, डिपेंड करेगी उसके साइज पे। ठीक है ना यार, समझ आया कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब क्या होगा अगर आप करंट ऑफ कर दूं, क्योंकि पहले था तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ना हाँ भाई, है तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसकी पावर बढ़ाते जा रहे हो तो होगा ये कि जब आप इसकी करंट ऑफ करोगे तो मैग्नेटिज्म ड्रॉप होना शुरू होगा। हाँ तो मैग्नेटिज्म अगर अगर ड्रॉप होगा तो ड्रॉप होते 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 जीरो भी तो जा सकता है ना। यस। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स है कि अगर आप इस लिमिट पे पहुंच गए हो, कौन सी लिमिट, ये जो इसकी मैक्स लिमिट है, क्या मैक्स लिमिट, उसके बाद अगर आप रिटर्न आओगे ना वो तो ड्रॉप नहीं डेफिनेटली होगा। जीरो पे नहीं आता रिटर्न, ये फैक्ट है। समझ आया कि नहीं? तो स्टील की सबसे खास बात है कि वो सबसे ऊपर तक रिटर्न आता है। मतलब ये देखो जीरो के पास पहुंच गया ना रिटर्न होते होते। स्टील की सबसे अच्छी बात है कि रिटर्न बहुत ही कम होता है, इतना ज्यादा रिमेनिंग रह जाता है। इसका मतलब अच्छी बात है ना, हमने इसे कहां तक पहुंचा, 100 तक, और जैसे करंट हटा ये 80 पे आके रुक गया। 80 इसकी क्या हो गई, परमानेंट। समझा कि नहीं यार, मैग्नेट कैसे डिसाइड सर होता है? अब 80 हो गया तो उसे फिर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो 100 तक ही जाएगा। 100 तक ही जाएगा, फिर से छोड़ दोगे तो 80 ही आएगा। तो रिपीटेड प्रोसेस से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, थोड़ा फैटिग आएगा यार। मतलब अगर आप 1000 टाइम सेम प्रोसेस रिपीट करोगे तो अंदर के मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाएंगे और रिटेंटिविटी, ये रिटेन जो है 80 से भी कम आने लग जाएगा। तो अब वो तो हमेशा पॉसिबिलिटी है, वो उसके बारे में अपन नहीं ध्यान देंगे। यहां तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, क्या होगा अगर मैं इस मैक्स तक ही नहीं पहुंचूं? क्या होगा अगर मैं उस मैक्स तक नहीं पहुंचूं? कभी भी परमानेंट मैग्नेट बनेगा ही नहीं। सोचो इसका मैक्स पोजीशन थी यहां तक, ये करंट पर वो क्या होने वाला है, मैक्स। लेकिन मैं यहां तक ही पहुंचने वाला हूं। तो अगर यहां पर पहुंचकर मैंने करंट अपनी वापस से ड्रॉप की तो वो मैग्नेटिज्म सीधा कहाँ जाता है, जीरो पे। जीरो पे। तो इसका मतलब घर पे अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा काम नहीं बनेगा जब तक कि आप कहाँ नहीं पहुंच जाते, मैक्स करंट। समझा कि नहीं? सर मतलब उसके मैक्स पोजीशन पर पहुंचना उसकी नेसेसिटी है अगर परमानेंट मैग्नेट बनना है। हाँ, नेसेसिटी ये है कि अगर वो मैक्स नहीं पहुंचा तो रिटर्न आके मतलब काम नहीं बनेगा। इट इज लाइक, सुनो यार, सपोज मुझे एक स्टूडेंट को काम देना है कि यार ऐसा करो, जाओ आप जाके 10 किलोमीटर रन करके आओ। अब मैंने आपको कुछ भी एनर्जी के लिए, खाने के लिए नहीं दिया लास्ट नाइट, तो क्या आप नेक्स्ट डे 10 किलोमीटर कर पाओगे क्या रन? नहीं। नहीं कर पाओगे। तो इट इज लाइक कि मैं आपको पूरा परफेक्ट डाइट दूंगा, उसके बाद एक्सपेक्ट करूंगा कि ठीक है आप 10 किलोमीटर रन कर सकते हो। समझ आया ना? आप अगर परफेक्ट डाइट नहीं दोगे तो कभी भी ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा। तो करंट इज लाइक अ डाइट फॉर दैट मैग्नेट। ओके भाई, यहां तक समझ आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अब एक और काम की बात, उस टाइम पर याद रखना, उस टाइम पर अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना शुरू कर दूं तब ये जाकर वापस से जीरो हो सकता है। मतलब जब इंडस्ट्रीज में एक मैग्नेट को बनाते हैं ना तो उसे डीमैग्नेटाइज भी किया जा सकता है। समझ आया? हाँ। क्लियर है कि नहीं? तो यस। पहले मेटल स्टील के कलर का दिखता है, फिर जब आप उसको पूरा मैक्स तक लेके जाते हैं
तो उसका कलर नियरली ब्राउन और ब्लैक टाइप का हो जाता है, ग्रे एंड ब्लैक। आपने देखा होगा मैग्नेट, अगर आपने कोई मैग्नेट देखा हो तो यूजुअली देखा होगा उसका कलर क्या होता है, ग्रे एंड ब्लैक टाइप का, हाँ ठीक है ना। और उसी टाइम अगर मैं नेगेटिव में करंट फ्लो करा दूंगा तो उसका मैग्नेटिज्म तो खत्म हो जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कलर फिर से स्टील जैसा आ जाएगा। देखने में मैग्नेट जैसा दिखेगा, उसकी पावर लेकिन क्या हो चुकी होगी, पूरी खत्म। समझ आया? तो उस चीज को बोलते हैं अपन डीमैग्नेटाइजेशन, मतलब अपन मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और उसे डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल काम है, ठीक है ना। तो ये जो रिटर्न पॉइंट होता है ना, जहां पर वो रिटर्न आता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, रिटेंटिविटी। ओके। क्या बोलते हैं, Activity. रिटेंटिविटी। ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। स्टील के लिए ये सबसे ज्यादा होता है, मतलब जब आप किसी को मैक्स दोगे, सपोज आपने किसी को 1000 रुपीज दिए, तो अभी ये है कि ठीक है नॉर्मली ये कितना खर्च कर देगा, कोई है पूरे 100 खर्च कर देगा, पूरे 1000 खर्च कर देगा, कोई है 100 to 100 करेगा, बाकी सेव करके रखेगा। तो सबसे ज्यादा सेविंग कौन करता है, स्टील, ठीक है। तो उसका रिटेंटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो कोई मुझे डेफिनेशन बता सकता है, हाउ आई डिफाइन द रिटेंटिविटी, अगर मुझे लिखना पड़ जाए एक्सप्लेन रिटेंटिविटी, एनीवन, कोई जस्ट ट्राई करें। या और मैं बता सकता हूँ? ओके ओके, चलो आदित्य से ट्राई करते हैं। आदित्य बताओ आप। sir, the point on the graph in which the ना 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 ना, बस again बस बस return. बस, ग्राफ बनाया ही नहीं है हमने, हमें थोड़ा कॉमन सेंस वाली डेफिनेशन चाहिए। कोई और ट्राई करे। सर मैं बोलूं? ओके हर्ष आप बताओ। Sir, the amount of magnetic power retained by the material when the current is brought to zero from its threshold point. फ्रॉम इट्स थ्रेशोल्ड पोजीशन, और उस एक्चुअल पोजीशन को बोलते हैं सैचुरेशन पोजीशन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। कोई कुछ और ऐड करना चाहेगा, और कोई? ability to sustain magnetization. यशराज, ये तो बहुत ही सिंपल हो गई, एबिलिटी टू सस्टेन मैग्नेटिज्म नहीं। कोई और, कोई और, थोड़ा सा, थोड़े चेंजेस और, कोई और नहीं ट्राई करना चाहेगा? The ability of a substance to retain or resist magnetization. ओके, नॉट रेजिस्ट Sir, मैग्नेटाइजेशन। या फिर the sir मतलब the ability of material to retain the amount of residual magnet. देखो करंट, करंट क्या कर रहा था एक्चुअली, स्टील को करंट क्या कर रहा था, सिंपल सा बताओ। जब मैंने करंट फ्लो कराया, स्टील उसको क्या कर रहा था, मैग्नेटाइज। और जब हमने करंट को हटाया तब क्या किया, डीमैग्नेटाइज। बस ये दो वर्ड ऐड करने हैं। सो एक्चुअल सिंपल सी डेफिनेशन होगी रिटेंटिविटी की, when a magnet is magnetized to its maximum strength and when it is demagnetized, the minimum retained magnetism is called its retentivity. Clear? So the minimum retained magnetism जो उसके पास बचता है उसी को क्या बोलते हैं, retentivity। Retentive. ठीक है, तो मुझे लगता है परमानेंट मैग्नेट के बारे में भी सारी चीजें समझ आ गई या नहीं? हाँ। परमानेंट मैग्नेट क्लियर है ना? अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो अभी हमने पूरे डिस्कशन में, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्या डिस्कस किया, मैग्नेट की, मैग्नेट क्या है, टाइप कैसे हैं, कैसे मैग्नेट को बनाते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट कैसे बनाते हैं और परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैग्नेटिज्म को समझने में काम आएगी। क्या? मैग्नेटिक फील्ड। क्या? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चलो कोई रीड करें इसे। मैग्नेटिक फील्ड, An influence zone in which a magnet can attract or repel another magnet. Higher the power means higher magnetic field. वेरी गुड, बहुत ही सिंपल। अब कोई कंक्लूजन बताएगा इसका क्या निकला?
It means the region around a magnet across which its influence can be felt. Okay, very good, very good. So what is the best thing? Ki it's a region around any magnet, okay, where we can feel the influence of this magnet. और मैग्नेट का इन्फ्लुएंस दो तीन तरीके से फील कर सकते हैं. एक दूसरा मैग्नेट लेके आ जाओ तो इधर ये इसे अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, या फिर क्या लेके आ जाओ मेटल, तो ये उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट. तो अगर अट्रैक्ट कर पा रहा है मतलब यू आर इनसाइड दैट रीजन, और उसी रीजन को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मैग्नेटिक फील्ड. अभी पॉइंट यह है, कैन वी सी दीज फील्ड्स? No. नहीं, नो. वी कैन ओनली फील दैट इन्फ्लुएंस. तो यार अगर फील करेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगी ना, मतलब फीलिंग में तो कोई कुछ भी बोल देगा ना कि अरे मेरे को ऐसा लग रहा है, इसको ऐसा लग रहा है, मतलब रैंडमाइजेशन हो जाएगा व्हेन अदर थिंग्स कम टू द फीलिंग. तो उसके जगह हमने क्या किया, एक डिफाइन किया है. ऑल्दो हम इन्हें देख नहीं सकते, बट एक पेपर में कैसे डिफाइन करेंगे उसको हम बोलते हैं क्या, मैपिंग. फील्ड लाइंस. क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस. तो नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड को हम देख सकते हैं क्या? नो. बट पेपर में उसे दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे हम, फील्ड लाइंस. फील्ड लाइंस क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, सिंपल लाइंस हैं. बिकॉज ये लाइंस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस. सो अगर मैं आपसे पूछूं राइट द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बताओ, कोई बताए, एनीवन? क्रिश आप बताओगे क्या? क्रिश बताना चाहोगे, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? चलो ठीक है, कोई नहीं. कोई और बताना चाहता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? Sir, magnetic field lines means representation of magnetic field of a magnet. थोड़ा सा और प्रॉपर कोई समीक्षा? The imaginary lines that represent the influence zone of a magnet. Okay, the imaginary lines which represents magnetic field or influence of the magnet, those are called Field lines. field lines. क्लियर है सभी को? Yes. चले, बहुत बढ़िया. तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इन्फ्लुएंस जोन है. मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है, इन्फ्लुएंस जोन, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या सर एक डाउट है, जो आपने वो कर्व दिखाया था ना ऐसे लीफ जैसा, हाँ हाँ, सर तो फिर वो इधर निगेटिव में कहाँ जा रहा था, ऐसे नीचे अरे का अपोजिट, उल्टा करंट लगाओगे तो जीरो होने लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट बनने लगेगा. मतलब सपोज ये मैग्नेट बन रहा है तो इसकी एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होगी ना, कि ये नॉर्थ है ये साउथ है. तो जब उल्टा करंट डालने लगोगे तो ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ. हाँ. मतलब सेम कर्व इस उल्टा भी देख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता कि आप किस डायरेक्शन में करंट दे रहे हो. ठीक है ना? बताएं, मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है या नहीं सबको? Clear है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लियर है या नहीं? यस सर. हाँ. अब यार यही चीज है जो इन्फ्लुएंस करेंगे हमारे आगे की स्टडी को. क्यों? क्योंकि मैं एक मैग्नेट को बार बार नहीं डिफाइन करूंगा कि ये बार मैग्नेट है क्या है, नहीं, मैं बताऊंगा कि इसके पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है. मतलब ये किसके जैसा काम करने लग गया, मैग्नेट के जैसा काम करने लग गया. मे भी देखने में मैग्नेट नहीं लग रहा, लेकिन अगर इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो किसके जैसा काम करने लगेगा, मैग्नेट के जैसा. ठीक है ना? ओके. तो यहाँ पर मैंने लिखा कि कैन वी सी इट, नो. ठीक. अब आया कि मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बताया कि एक इन्फ्लुएंस जोन है, बट इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना, सिंबल. तो इसके लिए अपन सिंबल क्या यूज करने वाले हैं, क्या लेटर यूज करते हैं, बी. ठीक है. अरे करंट के लिए जैसे आई यूज करते हैं, चार्ज के लिए क्यू यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या यूज करते हैं,
B bar. एरिया के लिए क्या यूज करते हैं? ए, Capital A. ठीक है। और उसके ऊपर ये जो एरो बना है ये क्या है? Vector. Vector. वेक्टर। सो इसको क्या रीड करते हैं? वेक्टर बी। तो वेक्टर मैंने पहले भी बताया था, वेक्टर मतलब ये है सिर्फ बता रहा है कि इसके पास डायरेक्शन भी है, जरूरत है तो देखो, अदरवाइज इसे सिंपल बी भी लिख सकते हैं। जैसे मैं बताऊं फोर्स क्या है? एक वेक्टर है, Vector. तो मैं फोर्स के ऊपर एलो भी लगा सकता हूं, लेकिन मैंने सिंपल एफ लिख दिया, मतलब आई एम इंटरेस्टेड अबाउट मैग्नीट्यूड। क्लियर ना? Yes. ठीक है, तो ये हुआ अपना मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी। अच्छा, ए क्या है? किसका सिंबल है? एरिया का। एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, A से। ठीक है। वैसे ही बी एक सिंबल है। नेक्स्ट, सर क्या फिर इसके- एरिया वेक्टर है? हाँ यार, ये डाउटफुल चीज है थोड़ा सा, मतलब बोल सकते हैं एक्सेप्शन है। एरिया दोनों तरीके से काम करता है, किससे? स्केलर भी एंड वेक्टर। वेक्टर भी। Tensor. इसका मतलब एरिया को स्केलर भी रख सकते हैं और एरिया को वेक्टर। वेक्टर भी रख सकते हैं। मोर करेक्ट होगा कि अगर एरिया को किसमें रखा जाए? वेक्टर सर, लेकिन उसका वेक्टर्स डायरेक्शन में ऐसे थोड़ी है। उसका डायरेक्शन है। एरिया का डायरेक्शन एज्यूम किया जाता है, मतलब एज्यूम क्या, कंसिडर किया जाता है। सपोज एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, तो इस एरिया की डायरेक्शन कंसिडर की जाती है परपेंडिकुलर टू द प्लेट। ओके। तो ये हो गया उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो यस, एरिया एक वेक्टर है, बट थ्रू आउट अवर, मतलब इवन क्लास 12th, हम यूजुअली एरिया को कैसे ट्रीट करते हैं? स्केलर। स्केलर, स्केलर जैसा। तो इसलिए जो क्लास 10th वगैरह की बुक्स होती है ना, 10th 11th की, उनमें लिख देता है कि एरिया क्या है? स्केलर है। बट एरिया वेक्टर की तरह भी काम में आ सकता है, ठीक है। हाँ, चलो ओके, मतलब कंफ्यूजन अभी भी है। कंफ्यूजन कोई नहीं है, क्लियर है, बट आपको ज्यादा टेंशन ना दी जाए इसलिए स्केलर लिख दिया जाता है, ठीक है। ओके, मतलब वेक्टर चीजें मतलब हार्ड हाँ, रहती सीधे है बोल क्या? सकते हो भाई वेक्टर है। तो इस तरीके से दो अलग तरीके से बोल सकते हो। सिर्फ एरिया लिखा है मतलब सिंपल एरिया है, और अगर वेक्टर लिखना है तो वो पूरा लिख देता है, एरिया वेक्टर। ओके। तो मतलब समझ जाना है कि एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करना है, ओके, ठीक है ना? हाँ हाँ, यस। यस सर। ओके, फिर एक टर्म आता है क्या? टेंसर। क्या आता है? टेंसर। टेंसर। ये आपको नहीं सिखाया जाता है, ये सीधा इंजीनियरिंग में काम आती है। टेंसर क्वांटिटीज, टेंसर क्वांटिटीज बहुत ही डिफरेंट होती हैं। ये मतलब एरिया को टेंसर नहीं बोल सकते हैं। टेंसर क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो एक्स और वाई एक्सिस में साथ साथ डायरेक्शन कैरी करती हैं, ठीक है। तो ये अभी 11th 12th का भी पार्ट नहीं है, इंजीनियरिंग में समझाते हैं कि टेंसर ऐसी क्वांटिटीज है जिनको ऐसे पूरे मैट्रिक्स बना के लिख सकते हैं। तो इसलिए टेंसर में बॉदर नहीं करते हैं। एरिया टेंसर नहीं, सिंपल वेक्टर बोल सकते हैं एरिया को, ओके। चले वापस आते हैं यार, हम सिंबल की बात कर रहे थे। मैग्नेटिक फील्ड को किस सिंबल से लिखेंगे? बी से। तो कुछ कुछ बुक्स में आगे वर्ड ऐड कर देता है क्या? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। तो टेंशन में नहीं आ जाना है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ही बोल रहा है वो, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है? टेस्ला। टेस्ला। टेस्ला यार बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, आप जानते होगे, सुना ही होगा, बहुत सारे मूवीज में भी देखा होगा। निकोला टेस्ला। हाँ, निकोला टेस्ला, फुल वायरलेस नाम है मैन। उनका। हाँ वायरलेस मैन। हाँ, ठीक है। सो वायरलेस, उनका जो सेगमेंट था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही आया पहली बार। उनके बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, और स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेट में E प्लस M दोनों को मिलाकर उन्होंने बताया। और उन्होंने ये बात बोली थी अपने टाइम पे 90s पे कि यार देयर विल बी अ टाइम व्हेन वी विल बी एबल टू सेंड द सिग्नल विदाउट एनी कांटेक्ट। उन्होंने ये एफर्ट किया, बट बहुत ही एक रूम पर किया। मतलब क्या किया उन्होंने? बहुत ही डेंस इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करके जो सिग्नल भेजा वो बहुत ही कम रेंज तक भेजा। बट उनके पेपर पे साफ साफ था देयर विल बी अ फ्यूचर जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट एनी कांटेक्ट सिग्नल भेज पाएंगे, जो कि अभी हम करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो बहुत ही मतलब
फ्यूचरिस्टिक पर्सन थे वो, मतलब बहुत ही बढ़िया उन्होंने बोला और चीजें आज हो भी रही हैं। ठीक है, अपन वापस आते हैं यार। सिंबल की बात कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। और कंफ्यूज नहीं होना, इस मैग्नेटिक फील्ड के 2-3 नेम है। क्या क्या है? पहला तो मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, थर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स सर डेंसिटी। इसमें फ्लक्स का मतलब मीनिंग क्या है? अभी बता रहा हूँ यार, 1 मिनट रुक लेते हैं, पहले समझ लेते हैं एक एक करके। मैग्नेटिक फील्ड समझ आया कि नहीं? हाँ। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? जो फील्ड इंड्यूस की गई है इनडायरेक्टली, वो भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जैसी ही होगी ना। थर्ड है, ये थोड़ा सा नया है, क्या? फ्लक्स डेंसिटी। तो ये मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा कि यार फ्लक्स क्या होता है मैग्नेटिक, और उसकी डेंसिटी को कैसे हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। समझा? मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या होता है? फ्लक्स का वर्ड का मीनिंग क्या है, मतलब डेली यूज में वैसे? अच्छा, फ्लक्स का डेली यूज में मीनिंग क्या है यार? डेली यूज में मुझे नहीं पता कि फ्लक्स का मीनिंग क्या है। अपने फिजिक्स में जो फ्लक्स यूज होता है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। क्या होता है? ओके। तो फ्लक्स मतलब क्या मैं लाइंस काउंट कर सकता हूँ क्या? नहीं। भाई देख ही नहीं सकता तो काउंट कैसे करूंगा? तो एक फीलिंग है यार कि ज्यादा फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है वहां पर? ज्यादा है। ज्यादा है। समझा? तो इट इज लाइक, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा फ्लक्स, आगे मैं पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा सेंस दे देता हूँ। सपोज मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक लाइट सोर्स है, सपोज एक बल्ब है। ठीक है, तो ये बल्ब का लाइट ऐसे हर तरफ जाएगा। फ्लक्स होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी लाइट जाएगी। समझा या नहीं? इस कैलकुलेशन को अपन बोलते हैं क्या? फ्लक्स। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमने लाइट को चेक किया, हम यहाँ पर लाइट की जगह क्या रख दें? मैग्नेट रख दें, तो इस मैग्नेट का पावर होगा ना हर तरफ। इस छोटे से एरिया पर कितना पावर होगा उसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, आगे मैं फ्लक्स को समझाऊंगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज है फ्लक्स। फ्लक्स के बिना काफी सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हम, तो मैं आगे फ्लक्स सिखाऊंगा। ठीक है, फ्लक्स को अभी रहने देते हैं। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट सबको याद रहेगा, टेस्ला। टेस्ला एमकेएस यूनिट है या सीजीएस यूनिट है? एमकेएस। डेफिनेटली एमकेएस ही है। एक और साइंटिस्ट है, आपने नेम सुना है या नहीं? गॉस करके। ठीक है, सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। इन्होंने भी, ये एक मैथमेटिशियन थे, फिर इन्होंने बहुत सारी रिसर्च फिजिक्स में भी की, और मैग्नेटिज्म में इनका भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। मैग्नेटिज्म की मैथमेटिक्स में इनका कंट्रीब्यूशन है। मतलब जो एक होता है ना कि एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, उसके लिए एक बहुत ही टफ सी कुछ इक्वेशन आ गई, आगे समझ नहीं आ रहा, तो ये जो थे इन्होंने उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, इसलिए इनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा माना जाता है। अपन 10th में तो नहीं देखेंगे, लेकिन 11th 12th में गॉस थ्योरम चलती हैं। मतलब इनके नेम पे मैग्नेटिज्म में पूरा थ्योरम चलती है कि गॉस थ्योरम क्या है, उसे एक्सप्लेन करना। ठीक है, यहाँ पर अपन इन्हें नहीं डिस्कस करेंगे, बट हाँ आपको ये भी नॉलेज फैक्टर के लिए याद रखना है कि गॉस भी एक यूनिट होता है किसका? मैग्नेटिज्म का। तो अब दोनों यूनिट सेम नहीं है, तो इनको रख दिया क्या? सॉरी, सीजीएस यूनिट। क्या रख दिया इसे? सीजीएस। ये एमकेएस यूनिट बन जाता है और ये सीजीएस यूनिट। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो गॉस वाला जस्ट एक नॉलेज फैक्टर था, स्किप करते हैं उसे। नेक्स्ट अपन आते हैं क्या नेक्स्ट टर्म में? फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस क्या है? सिंपल वे पे अगर मैं लाइन बोलूं तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेट। मतलब ज्योमेट्रिकली लाइन के थ्रू जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? फील्ड लाइंस। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट में एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्या? अगर कहीं पर फिगर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज बना दी हैं, उसका मतलब क्या बताना चाह रहा है वो?
ज्यादा इन्फ्लुएंस है। स्ट्रॉन्गर है। मतलब अगर फील्ड लाइंस क्लोज है, इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, हायर मैग्नेटिक फील्ड है। समझ आया कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड को फिर से ध्यान देना है, किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, बी। तो इसका मतलब बी की पी पॉइंट पर वैल्यू ज्यादा है किससे, क्यू पॉइंट। क्लियर या नहीं? हाँ तो अगर मैंने लाइंस ऐसी बनाई हैं, अब बताओ बेटा, अब पी पॉइंट और क्यू पॉइंट में क्या रिलेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का? इक्वल होगा। इक्वल ही है ना। इक्वल है। तो इस टाइप की चीज को बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म फील्ड। क्या? यूनिफॉर्म आप फील्ड। बुक में बहुत जगह पर ये फिगर देखोगे और वहां पे लिखा होता है इट इज अ यूनिफॉर्म फील्ड। आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या चल क्या रहा है, मतलब ये। तो अभी समझ आया यूनिफॉर्म क्यों बोल रहे हैं? सर लेकिन हाँ। ऐसे हो कैसे सकता है, मतलब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो फिर इन्फ्लुएंस कम होगा ना। वेरी गुड यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। कोई बता सकता है ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे कम होता जाएगा ना। एनीवन? सर अगर दो पोल्स रखे हैं अपोजिट एक दूसरे के, तो फिर दोनों में यूनिफॉर्म होगा। दो पोल्स ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, हाँ, मान लेते हैं ये एक नॉर्थ नॉर्थ है, एक साउथ। साउथ है, ठीक है। अब क्या होगा, अब यूनिफॉर्म होगा क्या? कहाँ पर नहीं सर, यूनिफॉर्म मतलब होगा? बीच में तभी भी थोड़ा कम आएगा ना। यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होगा, हाँ, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होगा, यहाँ पर थोड़ा वीक भी। होगा, ठीक है। वीक होगा। ये जो चीजें है ना यार, थोड़ी सी रिलेटिव है। यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करना एक रिलेटिव टर्म है, समझना। ये एक प्लेट है जो कि मैग्नेट है, और आप यहाँ पर खड़े हो, डेफिनेटली आपको अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड फील होगी ना। लेट से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, आपको इन्फ्लुएंस फील होगा। बट जरा सोचो, ये चीज इतनी है और आपका जो साइज है वो बिल्कुल छोटा सा है, हाँ। क्या डिफरेंस फील होगा क्या कुछ? नहीं। नहीं। आपको इवन ये लाइंस ऐसे टर्न हो रही हैं, इवन ये लाइंस ऐसे टर्न हो रही हैं, ठीक है। बट अगर आपका साइज इतना बड़ा है तो आपको ये टर्न फील होगा। लेकिन सोचो आपका साइज इतना छोटा है तो क्या टर्न्स फील होंगे क्या आपको? नियरली क्या दिखेगी, यूनिफॉर्म। सेम ही तो आएगा। मैग्नेटिक फील्ड जब बहुत ही बड़े मैग्नेट से जनरेट की जाती है तो वो कैसी आती है, यूनिफॉर्म। सर यूनिफॉर्म। और ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब हमें अफेक्ट करती है। हाँ भाई, क्यों नहीं करेगी? हमारे अंदर क्या है, चार्जेस है ना बहुत सारे, हाँ है। मतलब इवन ब्लड में, सब में बहुत सारे आयंस होते हैं ना। आप देखते हो ब्लड टेस्ट करते हैं तो सोडियम चेक करते हैं, सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, अलग अलग एलिमेंट्स चेक करते हैं ना। हाँ। तो मतलब अपन के बॉडी में आयंस हैं, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करती है, बट बहुत ही थोड़े अमाउंट में। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि एमआरआई जो होता है या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं, उनके एक्सपोजर में ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए, वरना लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अभी ह्यूमन बॉडी इतनी ज़्यादा रेजिस्टिव है, या बोल दो आयंस कम है या जो भी चीज़ें हैं, कि एमआरआई वगैरह का इतना इफेक्ट नहीं है। अगर आप किसी दूसरे चीज़ को, आई मीन दूसरे स्पीसीज को एमआरआई से एक्सपोज करोगे बार बार, तो देखोगे कि उसमें बहुत सारे इंटरनल चेंजेस आने लग जाएंगे उसके टिश्यूज में, सब में। खैर वो बायोलॉजी का पार्ट है कि ह्यूमन बायोलॉजी कैसे रिएक्ट करती है टू द मैग्नेटिक फील्ड्स, बट हाँ बहुत ही स्लाइट चेंजेस आते हैं। तो मैंने अभी बात बताई ना कि यूनिफॉर्म फील्ड कहाँ देखने को मिलती है, जब फील्ड बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से क्रिएट होती है और आप उसके लिए क्या हो, एक बहुत ही छोटे पार्ट हो। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अर्थ। अर्थ के लिए मान लेते हैं ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जनरेट हो रही है नॉर्थ से साउथ। तो ऑल्दो कर्व्ड है, लेकिन आप इस अर्थ बहुत के ही छोटे, रिस्पेक्ट में बहुत। बिल्कुल छोटे हैं, आपको ये बिल्कुल लाइन ही फील होगी यार। अब मैंने बताया ना कि एक बड़ा सा कर्व है, अगर आप उस पे इतना कॉर्ड लेंगे, इतना सेक्शन, तो आपको कर्व फील होगा। लेकिन आप खुद एक पॉइंट हो उस कर्व के लिए, आप ये पॉइंट ही हो, तो आपको तो वो स्ट्रेट ही दिखेगा ना। समझा कि नहीं? तो अर्थ की जो फील्ड ऑन अर्थ सरफेस है वो कैसी मानी जाती है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, ठीक है। तो डेफिनेटली अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड है, बट वो यूनिफॉर्म है। इसलिए वो जो मैग्नेटिक नीडल होती है ना, कंपास, वैसे रैंडम नहीं घूमता है,
यूनिफॉर्म घूमता है। आगे जस्ट अभी देखने वाले हैं अपन, ठीक है। पहला पॉइंट समझ आया कि नहीं यार? हाँ सर। चले नेक्स्ट पॉइंट, ज्योमेट्रिकली फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो कभी भी ड्राइंग में याद रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा? कट। If lines are इंटरसेक्टिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड की और एक खास लाइन होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या? फॉर्म अ क्लोज लूप। इसका मतलब दे डोंट हैव अ फिक्स्ड स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की खास बात यह है, स्टार्टिंग ऑफ चार्जेस में मैंने बताया था कि प्लस वाले का जो इन्फ्लुएंस फील्ड हम ड्रॉ करते हैं वो कैसे ड्रॉ करते हैं? अवे फ्रॉम द प्लस। और नेगेटिव के लिए अट्रैक्ट टूवर्ड्स, ठीक है ना। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बट क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होती है क्या? नहीं। वो क्या बनाती है? closed loop. क्लोज लूप। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। बाकी ये दो सिमिलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कट नहीं कर सकती, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है मतलब वहां पर स्ट्रेंथ। हमने वो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस भी देखे थे। एग्जैक्टली, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस में भी यही होगा, बिल्कुल। सिर्फ ये वाली चीज नहीं होगी, ओरिजिनेट वाली, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी ये ध्यान देंगे। तो ये यहाँ पर बनाया हुआ है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखने वाली हैं। तो चले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी रीड कर लेते हैं। आउटसाइड द मैग्नेट, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? आउटसाइड द North मैग्नेट, to south. नॉर्थ टू साउथ। इसका मतलब अगर मैंने एक बार मैग्नेट बनाया और ये मैंने दे दिया नॉर्थ और ये साउथ, तो डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी? नॉर्थ से जाएगा और साउथ पे एंटर करेगा। समझा या नहीं? यस। अब मैंने बताया कि यार इसे क्लोज हो जाना चाहिए, ऐसी फील नहीं आनी चाहिए कि नॉर्थ से स्टार्ट हुआ है। तो इनसाइड द मैग्नेट क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्शन? South to north. साउथ टू नॉर्थ। और ये बन गया है कंप्लीट क्लोज लूप। तो अगर एक क्लोज लूप है तो आप बता ही नहीं सकते हो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि यार यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये आके यहीं कोई फिक्स्ड स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है क्या? नहीं। नहीं. इसे अपन दो पार्ट में कन्वर्ट करके स्टार्ट और एंड बोलते हैं। कौन से दो पार्ट? आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या होती है? नॉट टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड द मैग्नेट? South to north. साउथ टू नॉर्थ। तो आई गेस क्लियर है। अब देखिए यार, ये ड्राइंग जो मैंने बनाई है मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप दिख रहा होगा, तो ये रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने थ्रू द लाइंस। ये स्ट्रेंथ बता रहा है कि देखो यहाँ पर लेट से मैंने 5 लाइंस ली हैं। इस मैग्नेट की पावर रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कितनी लाइंस ली हैं? 5। तो अगर मुझे 5 क्लोज लाइंस बनानी है तो देखिए कैसे ट्राई करेंगे। सपोज ये लाइन एकदम टॉप से निकली तो ये क्लोज होके कहाँ पर आएगी? टॉप पर ही आएगी, ठीक। फिर नेक्स्ट जो लाइंस निकलेगी, अब उसको स्पेस काफी ज्यादा मिल गया तो वो बहुत ज्यादा घूम के आएगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? गैप ज्यादा, जबकि यहाँ पर गैप क्या होगा? कम, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैग्नेट का ये बगल वाला सरफेस होता है ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। कौन सा सरफेस ज्यादा स्ट्रांग होता है? हाँ, पोल वाला। समझ आया कि नहीं? कहाँ पर मैग्नेटिक पावर ज्यादा होती है? पोल्स पर पोल के पास। तो कभी कभी पूछ लेता है कि क्या यहाँ पर मैग्नेटिक पावर ज्यादा होगी क्या? इसके बगल में होगी नहीं, लेकिन बहुत कम। कम होगी। कहाँ पर ज्यादा होती है? पोल्स पे। क्लियर है ना? फिर इसके हाँ। बाद देखो एक लाइन मैंने नियरली स्ट्रेट दिखाई है। हाँ, अगर ये स्ट्रेट है तो फिर घूम के कैसे आएगी? नहीं आएगी। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि आप सोचो कि कोई लाइन दूर से जाके ऐसे घूम के आने वाली है। तो अगर तो मुझे फिर उतना बहुत कर्व दूर नहीं लिखना दिखेगा। है तो मैं कहूंगा कि ये लाइन इनफाइनाइट तक जाएगी, फिर वहां से घूम के ऐसे इनफाइनाइट से आ रही है।
समझा ना? हाँ ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं है कि सर ये लाइन स्ट्रेट होगी या नहीं होगी, ये वापस कैसे आएगी यहाँ पर, नहीं, ये एक रिप्रेजेंटेशन है टू शो इट कि इसकी एक्चुअल रेंज कहाँ तक होती है, इनफाइनाइट। मतलब ऐसा नहीं है कि एक मैग्नेट का रेंज सिर्फ यहीं तक है, स्ट्रॉन्ग वो इस रेंज तक है, बाकी जीरो कभी नहीं होगा। जीरो सीधे कहाँ जाकर कंसिडर करेंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे, ठीक है ना? सर मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि मतलब साइड में बहुत नेग्लिजिबल है। हाँ, यहाँ नेग्लिजिबल है और यहाँ पर मैक्स है। हाँ अगर सर मैंने मतलब यही, ऐसा नहीं बोल सकते कि बगल में 0 है। नहीं जीरो नहीं बोल सकते, थोड़ा रहेगा ना, एक लाइन जाएगी ना यहाँ से, एक दो लाइंस, हाँ ये मैंने दूर बना दी है, बट ये जो एकदम सबसे लास्ट वाली लाइन होगी वो सबसे ऐसे क्लोजर लूप बनाएगी ना, फिर जो दूर वाली लाइन है वो थोड़ा दूर बनाएगी, फिर लाइकवाइज ऐसे, समझा ना? हाँ तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो थोड़ा सा दिखेगा आपको, बट एज कंपेयर यहाँ पर अगर देखोगे तो ये पूरी लाइन से यहाँ मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, समझा? और पी और क्यू में अगर मैंने कंपेयर किया पोल में, तो जो पोल के ज्यादा पास होगा उस पर फील्ड ज्यादा होगा। ज्यादा होगी। डन? सर और ये मतलब कैसे डिक्रीज या फिर इंक्रीज होता है, इनवर्सली या मतलब ऐसे स्क्वायर फॉर्म में या लीनियर है? यार नॉन लीनियर है, मतलब अगर एक्चुअल में देखोगे तो मैं उतना मतलब बताता नहीं हूँ, अपन सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिज्म है वो प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आती है। हाँ मतलब ग्रेविटेशनल से ज्यादा फास्ट डिक्रीज होगी। फास्ट डिक्रीज होती है। अरे यार बहुत ही बढ़िया आदत, बहुत ही अच्छा कैच किया। ग्रेविटेशनल से ज्यादा फास्ट डिक्रीज होती है, ठीक है। जैसे पी टू क्यू जा रहे हैं, तो अगर यहाँ पर एक मास होता है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा डिक्रीज होता है, बट ये छोटे मैग्नेट के लिए वैलिड है। बड़े मैग्नेट के लिए फिर उसका ग्रेविटेशन भी डोमिनेट करने लग जाता है ना, ठीक है। तो छोटे मैग्नेट की बातें हो रही हैं। वापस आते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के तीनों पॉइंट समझ में आए या नहीं सबको? हाँ चलो यार, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है एक, क्या? कंपास। इस पे थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुझे लगता है ऑलरेडी आपको पता होता है कि कंपास क्या है, कैसे काम करता है, बट अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंपास क्या है। तो यार कंपास दो तरीके के देखने को मिलते हैं आपको। एक होता है हॉरिजॉन्टल, जिसको ऐसा कैसे ऐसे पाम में रख के रखते हैं, मतलब ऐसे हाथ में ऐसे, ठीक है। और एक होता है जिसे ऐसे वर्टिकली होल्ड करते हैं ऐसा, ठीक है। तो सोचने वाली बात है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के अपने अलग अलग काम है। हमें जो डायरेक्शन बताने के लिए काम आता है वो कौन सा कंपास काम आता है? हॉरिजॉन्टल वाला। मतलब अगर आप टॉप से देखोगे तो नीडल आपको ऐसे दिखेगी, ठीक है। और इसका एक सेक्शन क्या रहेगा, मान लेते हैं न्यूट्रल टाइप, ठीक है। तो एक सेक्शन नॉर्थ की तरफ रहेगा और एक सेक्शन साउथ की तरफ, ठीक है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल में है, मतलब कंपास को कैसे पकड़ा हुआ है, ऐसे रखा हुआ। एक दूसरा होता है जो अपन ये यूज नहीं करते हैं, वो वर्टिकल रखा जाता है। वो किस काम में आता है यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा, बट इसको डायरेक्टली अपन 12th में बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिप साइकिल। क्या बोलते हैं? डिप साइकिल। हाँ, उसका काम होता है ये डिसाइड करना कि अर्थ की एक्चुअल मैग्नेटिक लाइन किस तरफ है। समझ आया? तो उसे अपन इग्नोर करते हैं, उसका अपन को ज्यादा काम नहीं है। वो काम आता है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ना, थोड़ा सा समझाता हूँ चलो। ये अर्थ है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहाँ से निकलेगी और ऐसे जा रही होगी। हाँ मतलब मैं मान लेता हूँ ये मेरी एक कंट्री है, तो पक्का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे कट कर रही होगी, हाँ ठीक है। तो अगर मैं एक्चुअल में देखूं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है क्या? नहीं ऐसे मतलब ऐसे मैग्नेटिक लूप फील्ड बना है। किसी एंगल पर होगा, और ये पूरी अर्थ के लिए डिफाइन है। उसको बोलते हैं क्या? डिप एंगल। क्या? डिप एंगल डिप मतलब एंगल। ऐसे टेंजेंशियली हाँ, देखते हैं। गूगल पे डालोगे तो मिल जाता है। हर प्लेस का अपना डिप एंगल फिक्स होता है। क्या होता है? हर प्लेस का अपना डिप डिप एंगल एंगल। फिक्स है कि कितने एंगल पे वो डिप करेगी। तो वर्टिकल में रख के नीडल को यही चेक किया जाता है कि नीडल तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाती है ना, तो वर्टिकल नीडल बता देती है
कि इस जगह पर डिप एंगल कितना है। समझ आया ना? और हॉरिजॉन्टल वाली किस तरफ पॉइंट करती है? नॉर्थ की तरफ। सर हाँ सर फिर अगर हमने हॉरिजॉन्टल वाले को वर्टिकल पोजीशन में रखा तो वो डिप एंगल बताएगी? डिप नहीं बता पाएगी, नहीं बता पाएगी। जस्ट मिनट, एक मिनट मैं समझाता हूँ कैसे हॉरिजॉन्टल वाली डिप नहीं बता सकती, ये समझो। सपोज ये पेन देखो, अभी ये पेन, इसको मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, सबको समझ आ रहा है ये क्या पोजीशन है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है। ठीक, अब मैं जिस प्लेस पर हूँ, समझो सपोज मैग्नेटिक फील्ड वहां पर ऐसे कट करके जा रही है। कैसे? ऐसे कट करके जा रही है। ठीक, तो अभी कंपास की प्रॉब्लम क्या है कि कंपास ने उसे ऐसे पकड़ के रखा है, वो सिर्फ कैसे टर्न हो सकती है? इधर। हाँ फील हुआ? ऐसे हाँ टर्न हो सकती है, जबकि मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कट करके गई है। हाँ, मतलब उसके मतलब ये ऐसे ये उस मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट नीचे ऐसे अलाइन हो जाएगा। ये ऐसे ऊपर जा पाएगा क्या? नहीं। नहीं। अब काम आता है वर्टिकल। वर्टिकल वाली को ऐसे पकड़ के रखते हैं, तो वो कैसे मूव हो सकती है? ऊपर हाँ, नीचे। एक ही एंड से अगर पकड़ के मैग्नेटिक रखते फील्ड हैं। ऐसे जा रही है तो वो तुरंत इस तरीके से अलाइन हो जाएगी, ऐसे। समझ आया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की प्रॉब्लम? यस सर। अच्छा, एक नीडल को अगर मैं फ्रीली ऐसे हैंग कर दूं थ्रेड से, तब क्या होगा? तब ये दोनों काम कर सकती है, क्योंकि मैंने कहीं पकड़ के ही नहीं रखा। हॉरिजॉन्टल वाली साइकिल में ऐसे पकड़ लेते हैं तो ये ऊपर नीचे नहीं कर सकती। वर्टिकल में इस तरफ से पकड़ते हैं, अब ये हॉरिजॉन्टल नहीं घूम सकती, सिर्फ कैसे घूमेगी? ऊपर नीचे। समझा ना? हाँ सर। अगर मैंने इसे थ्रेड से, ऐसे एक थ्रेड से फ्रीली हैंग किया, अब ये दोनों काम कर सकता है। तो अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कट करके जा रही थी रैंडम, तो ये क्या करेगा? पहले पहले ये उस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाएगा और फिर ऐसे टिल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आप घर पे अगर आपके पास एक मैग्नेटिक नीडल है, तो आप चेक कर सकते हो कि मेरे इस प्लेस का डिप कितना है और मेरे इस प्लेस का नॉर्थ किस साइड में। समझ आया या नहीं? सर मतलब डिप एंगल जो है वो इक्वेटर पे 0 डिग्री आएगा ना? शाबाश, एकदम सही। नॉट एग्जैक्टली इक्वेटर पे, मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0 आएगा। बहुत ही हाँ। बढ़िया, क्योंकि अर्थ की जो एक्चुअल एक्सिस है और मैग्नेटिक एक्सिस है, इन दोनों के बीच में क्या होता है? थोड़ा सा इंक्लिनेशन होता है, एंगल होता है। तो जो डिप एंगल 0 आएगा भाई साहब, वो कहां पर आएगा? वो इस पे आएगा, इसकी मैग्नेटिक इक्वेटर, यहाँ कहीं पे। मतलब बेसिकली चाइना वगैरह के पास थोड़ा सा 0 रहेगा, अपने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एंगल आएगा। समझा कि नहीं? 0 कैसे फील हुआ? देखें, जो लोगों ने समझा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं ध्यान दिया, आप एक बार मैग्नेट को ट्रीट करो। चलो इसका डिप एंगल बनाते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगी कि कितना एंगल बनेगा। तो आप नोटिस करोगे कि टॉप पॉइंट पर एंगल क्या रहता है? 0। ठीक है ना? यहाँ पर कुछ डिप एंगल इस तरीके से आएगा। समझे कि नहीं यार आप लोग? यस सर। तो नीडल की खास बात क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, कि वो हमेशा खुद को किसके अलोंग इंक्लाइन कर लेती है? मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। कंपास के साथ प्रॉब्लम ये है कि कंपास की नीडल ऐसे पिन होती है कि वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल सर्किल में ही घूम सकती है। तो वो क्या करती है? उस मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट नीचे आ जाती है, और जब टिल्ट होने की बात होती है तो वो टिल्ट नहीं कर पाती। हाँ, तो मतलब ऐसे मैग्नेटिक साइड फील्ड, पे पकड़ेंगे तो हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसे नीडल साइड पे पकड़ा तो हो जाएगा। तो नीडल सिर्फ किस तरफ पॉइंट करती है? एक्चुअल नॉर्थ की तरफ। ठीक है ना? अगर आपने फ्री एक मैग्नेटिक नीडल हैंग की है तो वो किस तरफ पॉइंट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अगर कंपास को देखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं, वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, जो कि उस एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? एक कंपोनेंट। क्या होगा? कंपोनेंट। तो क्या मैग्नेटिक जो कंपास है, अर्थ के रेस्पेक्ट में, क्या वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है? नहीं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बताता है वो। समझा या नहीं? क्यों? क्योंकि वर्टिकल में तो वो इधर उधर जा ही नहीं सकता, तो जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बेचारा उसी तरफ पे इंक्लाइन हो जाता है। ठीक है ना? तो अगर एक फ्री नीडल है तो वो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगी, लेकिन अगर कंपास को अर्थ के रेस्पेक्ट में देखोगे तो वो सिर्फ उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरफ जाती है। ठीक है ना?
Yes. चले तो कंपास के बारे में रीड कर लेते हैं क्या. इट इज यूज्ड टू चेक डायरेक्शंस. जो इस कंपास में मैग्नेटिक नीडल फील्ड फिक्स होती है, इट ऑलवेज अलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ North, south. नॉर्थ टू साउथ ऑन अर्थ. तो इसलिए इसको हम कंपास में बाहर डिजाइन कर लेते हैं और बाहर एंगल से रिप्रेजेंट कर देते हैं नॉर्थ और साउथ के रेस्पेक्ट में. ठीक है. इसके एक सिंपल काम तो क्या है, डायरेक्शन बताना. दूसरा सिंपल काम है, मैंने बताया कि ये नीडल हमेशा किस तरफ इंक्लाइन होगी. नॉर्थ. हाँ, नॉर्थ की तरफ होगी. और एक इंपॉर्टेंट चीज, कहीं रैंडम जगह रखोगे तो किस तरफ इंक्लाइन होगी. Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड की तरफ. सोचो क्यों. क्यों? क्योंकि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ही कम है. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम है. एक बार मैग्नेट आपने रखा और कंपास को ऐसे सिंपल रखा, तो क्या कंपास एक्चुअल नॉर्थ दिखा पाएगा क्या? नहीं. ये बार मैग्नेट का नॉर्थ उसको इम्पैक्ट कर देगा ना. इसलिए कंपास की रीडिंग गड़बड़ हो जाती है अगर आसपास कोई इलेक्ट्रॉनिक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, ओपन इंस्ट्रूमेंट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह दे रहा है बहुत ज्यादा, या फिर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर, तो कंपास की रीडिंग क्या आने लग जाती है, गलत आ जाती है. तो आपने देखा होगा ना ऐसे कई बार, मतलब कई सारी मूवीज में भी देखने को मिलता है कि शिप जा रहा है, फिर उसका मैग्नेटिक कंपास खराब हो रहा है. सो खराब हो गया मतलब क्या, उस मैग्नेट की कैपेसिटी थी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेंसिटिव था. अब उसमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना. समझा ना. Yes. सर. बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को. हाँ सर लेकिन ये बने कैसे हैं मैग्नेट्स नेचुरली, जो हिल में वगैरह मिलते हैं वो. यार, अच्छा बताओ, फ्यूल कैसे बना. तो मतलब वो सब ऐसे डिकम्पोज हुआ ना इतने वेरी सालों गुड, के लिए. वेरी गुड. अब चलो मुझे बताओ, आयरन कैसे बना. ये नहीं पता. स्टोन कैसे बना. ये भी नहीं पता. तो बेटा मैग्नेट कैसे बना. ये भी नहीं. ठीक है. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. तो ये नीडल का मैंने यहाँ पर बताया कि अगर आप एक नीडल को फ्रीली हैंग करोगे तो ये एक्चुअल ट्रू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा अर्थ की. क्या बताएगा. ट्रू मैग्नेटिक फील्ड. मतलब ये नॉर्थ की तरफ तो पॉइंट करेगा, साथ में वर्टिकली अलाइन हो जाएगा जहां पर एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड है. समझ आया ना. और उस एंगल को क्या बोलते हैं, डिप. कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितने एंगल पर कट कर रही है. ठीक है ना. Yes. सर और हाँ. अगर हम ये मैग्नेटिक नीडल एक फोन पे बात कर रहे हुए इंसान के पास लेके जाएंगे तो फिर. बेटा फोन का जो मैग्नेटिक पावर है वो अर्थ वाले से भी बहुत ज्यादा कम रखा जाता है. ठीक है. तो फोन के पास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. स्पीकर के पास लेके जाओ, होम थिएटर के पास लेके जाओ, छोटा वाला जो कंपास होता है, एकदम मिनी कंपास. मिनी कंपास इतना सा होता है जो आपको लैब में दिया जाता है ना स्कूल में. हाँ. उसको लेके जाओ, वो डिफ्लेक्ट होने लग जाएगा. सर या फिर वो जो टावर रहते हैं वो कम्युनिकेशन के. कम्युनिकेशन जो रखा जाता है वो सारा स्काई वेव के थ्रू होता है. मतलब उसकी सरफेस वेव इतनी ज्यादा नहीं रखी जाती है स्ट्रॉन्ग. ओके. हाँ. मतलब टावर टू टावर कम्युनिकेट करने के लिए रखा जाता है. टावर टू ग्राउंड सरफेस वेव इतना स्ट्रांग नहीं होता. ठीक है. हाँ. क्योंकि इनडायरेक्टली मैग्नेटिक चीजें हमें भी इम्पैक्ट करेंगी ना, तो उसे हाँ. कम ही रखा जाता है बहुत ही. तो यहाँ पर मैंने ये चीज समझा दी है क्या, कि अर्थ एक्ट एज अ ह्यूज बार मैग्नेट. ठीक है. तो मुझे पता है कि ये जो है नीडल के नॉर्थ को अपनी तरफ पुल करता है. इसका मतलब अगर मुझे अर्थ को एज मैग्नेट रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर मैग्नेटिक क्या होगा, साउथ. और यहाँ पर मैग्नेटिक क्या होगा, नॉर्थ. समझा या नहीं. हाँ. तो इसकी फील्ड लाइंस किस तरफ निकलेंगी, नॉर्थ से ऐसे निकलेंगी और किस तरफ जाएंगी, साउथ. साउथ की तरफ. तो अगर लेकिन आप वो कोई भी अर्थ के कंपास, नॉर्थ में होगा. हाँ अर्थ के केस में, तो अगर आप कोई भी कंपास लोगे ना तो उस कंपास की डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगी. ठीक है ना. हाँ. इसलिए कंपास की सारी नीडल किस तरफ पॉइंट करती हैं, नॉर्थ की तरफ. यार ये क्लियर है कि नहीं. यस और सर. अगर आपने फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है तो वो इस जगह के इंक्लिनेशन को बता देगा कि इस जगह पर एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है. ठीक है. Yes.
हाँ। अगर कोई हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेके आते हैं, क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो कंपास की जो नीडल है हमेशा किसके डायरेक्शन में लाइन होती है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैंने बताया है कि सपोज ये नॉर्थ टू साउथ एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो कंपास की नीडल हमेशा इसी की तरफ अलाइन होगी, ये नॉर्थ हमेशा इस नॉर्थ की तरफ अलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये कोई एंगल बना रही होती है ऐसे हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बना रही होती, तब ये नीडल इसके एंगल पर नहीं आ पाती, तो नीडल इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लॉन्ग इंक्लाइन होती, ठीक है ना, जो कि आज के केस में होता है। क्लियर है या नहीं? सर और आपने बोला ना कि कंपास पे क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो फिर मतलब ऐसे न्यूमेरिकल पूछेगा या थ्योरेटिकल? न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरेटिकल ही पूछेगा भाई। आज वाले सेगमेंट में न्यूमेरिकल कहीं पे भी नहीं है। ओके। आज बेसिक से बताया ना कि अभी हमने अपना चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट किया क्या अभी? हाँ, करंट तो आया ही नहीं है। नहीं आया, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, फिर वो प्रॉपर्टीज हम कहाँ पे ढूंढने का ट्राई करेंगे? करंट में। करंट में, ठीक है ना। हाँ। चले, तो एक चीज देखें, मुझे पता था कि कंपास की नीडल किस तरफ अलाइन होगी, नॉर्थ। मतलब अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो इसी तरीके से तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ कि इसका मतलब मेरी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, तो मैं कंपास को देख देख के ड्रॉ कर सकता हूँ ना। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है, ये एक्सपेरिमेंट एक है क्या, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। मतलब आपको पेन पेपर एक दे दिया जाता है, एक बार मैग्नेट रखना है उसमें, और आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है। तो बेटा ऐसे आंख बंद करके ऐसे ऐसे नहीं ड्रॉ करके चले आना, सर ने बताया है क्या करना होता है। छोटा सा कंपास होता है, बहुत इतना छोटा सा होता है, नियरली 1 सेंटीमीटर का होता है डायमीटर का। उस छोटे से कंपास को ऐसे यहाँ पर ऐसे मूव कराते हैं धीरे धीरे, और देखते हैं कि उसकी नीडल किस तरफ पॉइंट कर रही है। तो बेटा उसकी नीडल किस तरफ पॉइंट करेगी? हमेशा फील्ड के डायरेक्शन के फील्ड की डायरेक्शन में। सोचो आप यहाँ पर ऐसे लेकर आए, और नीडल जब आपने यहाँ पर रखा एग्जैक्ट, तो नीडल कैसी नियरली दिखेगी आपको? इधर की तरफ। तो क्या करते हैं, स्केल से बिकॉज वो बहुत छोटा सा है, उसके बगल में ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो जिस डायरेक्शन में नीडल उस डायरेक्शन में क्या गई उसकी फील्ड, समझा। फिर कंपास को थोड़ा दूर रखा, तो देखा कि नीडल ऐसे हो गई, तो अब लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे। फिर और ट्राई किया, फिर ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई। देखने को मिला कि इस बार मैग्नेट के जस्ट ऊपर कैसी थी वो लाइन, एकदम उसके ऐसा हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल टाइप है। हॉरिजॉन्टल पैरेलल। ऐसे कर करके सारी लाइंस ड्रॉ कर दी, और बाद में फिर क्या करना होता है, एक एक्सपेरिमेंट के बाद इन्हें ज्वाइन कर देना होता है, तो आपको मिल जाती है इसकी फील्ड लाइंस, समझा। फिर थोड़े दूर से स्टार्ट करना होता है और फिर चेक करते रहना होता है, ऐसी 3 लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं आपको। समझ आया एक्सपेरिमेंट? हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना। सर, तो फिर ये हम ऐसे कर सकते हैं घर में भी? हाँ, घर पे भी कर सकते, छोटा वाला कंपास ले आओ स्कूल से, स्कूल पे 11th की लैब में रहता है, उठा लाओ, मतलब उठा के नहीं, सर से पूछ के, हाँ सर से पूछ के लेके आ जाओ, ट्राई कर लो, बाद में रिटर्न कर दो। हाँ। चले, एक लास्ट पार्ट, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा। क्या, अगर एक मैग्नेट को कट करते हैं ना, तो उसकी जो पोल की पावर है वो चेंज नहीं होती है। मतलब अगर आपने यहां से कट किया तो तुरंत वो नए नॉर्थ और साउथ बना लेता है। तो जैसे ही मैंने कट किया, यहाँ पर साउथ है, तो तुरंत ही अपना एक साथ वाला क्या बना लेगा, नॉर्थ, और ये नॉर्थ है तो क्या बना लेगा अपना साथ वाला एक। क्लियर? तो इससे एक स्टेटमेंट आता है, क्या स्टेटमेंट निकल के आता है कि यार मैग्नेट के केस में मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, लेकिन अकेले नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ओनली नॉर्थ और ओनली साउथ पोल इज नॉट पॉसिबल। आप इस मैग्नेट को कितना छोटा छोटा, आप सोच रहे हो चलो ये यहाँ पे साउथ होगा ना, एकदम पास में से कट कर देते हैं, तब भी तुरंत वो क्या बना लेगा, एक नया साउथ और नॉर्थ बना लेगा। समझा कि नहीं?
हाँ, अगर दो पार्ट में कट किया तो देखो यहाँ पर साउथ बना था, तो इसके साथ वाला क्या बन जाएगा यहाँ नॉर्थ नॉर्थ, और इस नॉर्थ के साथ का एक साउथ। समझ आया। हाँ, हाँ तो वो दोनों सारे पीसेस एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट। इस तरीके से वो बनता है। लेकिन एक चीज और, इस पूरे प्रोसेस में क्या चीज सेम रहती है, पोल पोल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। हाँ पोल स्ट्रेंथ। तो यार एक चीज गड़बड़ हुई यार, कुछ तो अजीब लग रहा है ना। एक मैग्नेट हाँ। को आप पीसेस में कट कर रहे हो, बोल रहे हो सर इसका पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा, मतलब ये कि ये वाला जो पोल है इसकी पावर सेम रहेगी, लेकिन ओवरऑल मैग्नेट की जो पावर है वो कम हो जाएगी। हाँ मतलब समझना, आप इस पोल के एकदम पास में खड़े हो, आपको वही फीलिंग आएगी, लेकिन आप दूर चले गए तो इस पूरे मैग्नेट का इफेक्ट यहाँ पर होता है ना, वो कम हाँ। हो जाएगा। तो दोनों में ओके। डिफरेंस समझ आया। पोल हाँ, स्ट्रेंथ पोल मतलब स्ट्रेंथ कौन सा और एकदम, मैग्नेटिक फील्ड। यस, पोल स्ट्रेंथ वही रहेगी, क्या बदल जाएगी उसकी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। दूर आ जाओगे तो चेंज हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस चीज से फाइंड की जाती है, टर्म क्या लिखा हुआ है, डाइपोल मोमेंट, किससे फाइंड की जाती है, डाइपोल Dipole मोमेंट moment। चेंजेस। डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा मैग्नेट है, डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। लेंथ पे। तो इसका मतलब किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड दो बातों पे डिपेंड करती है, इसके पोल्स की पावर कितनी है और ये कितना बड़ा मैग्नेट है। हाँ, समझा या नहीं, बड़ा हाँ। होगा तो ज्यादा लाइंस जनरेट करेगा। एग्जैक्टली उसे कट करने से पोल स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं होती है, क्या चेंज होती है, डाइपोल फील्ड, मोमेंट। और सर डाइपोल अगर मोमेंट हम की वजह से क्या चेंज हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो फिर हमने थोड़ा सा सोचा, एक मिनट और सोचा, अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टली कट कर दूं तब लेंथ हाँ बदली वही। क्या, नहीं। नहीं, नहीं। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, अब डाइपोल मोमेंट तो बदल जाना चाहिए ना, क्योंकि मैग्नेट तो हाफ कर दिया आपने, सर लेकिन पर लेंथ पोल का स्ट्रेंथ कोई वो आई नहीं है। हो गया, पोल हाफ हो गया। पोल हाफ हो गया। तो इसका मतलब ये कि जब हॉरिजॉन्टली कट करोगे ना तो ये साउथ ही रहेगा और इसके बगल वाला भी साउथ ही south। रहेगा, ये नॉर्थ ही रहेगा, ये नॉर्थ ही रहेगा, सिर्फ इनकी अपनी अपनी पावर कम हो जाएगी। समझा या नहीं, यस। हाँ सर, तो फिर ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा, मतलब वर्टिकली सिमेट्रिकल कट किया हुआ या फिर हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिकल कट किया हुआ। अरे भाई यूज के दोनों ऊपर है सेम। ना, आपको यूज कैसे करना है, बात सिंपल है। अगर आपने इसके टू पीसेस किए हाँ तो ये चीज हाफ हो गई है, ये वही है, आपने बीच हाँ, से कट किया तो तो लेंथ ये हाफ पोल स्ट्रेंथ वही है, लेंथ हाफ हो गई। तो भाई जितना पीसेस करोगे उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है ना। ओके, तो ये पार्ट था यार मैग्नेट का। मैग्नेट का जो एक बेसिक पार्ट था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर से अपन एक्चुअल देखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट, ये जो चीजें हमने देखी हैं ये करंट में कैसे सर्च करनी है, समझा, ये करंट में कैसे देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, किसकी वजह से, करंट का एक्चुअल इफेक्ट देखेंगे, और मैग्नेट की जो भी आज प्रॉपर्टी बताई है वो सब याद रखना है, काम में आती हैं, ठीक है। चले, क्यों, क्योंकि ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं, इसलिए आपको सारी चीजें याद रखनी है। ओके, यस। Yes. ठीक है यार, फिर एक बार रिवाइज करें, कुछ भी रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप डाउट पूछो, आगे कंटिन्यू करेंगे। पेपर का डिस्कशन कल कर लेंगे, ठीक है, मैं टाइम डालता हूँ। 4 to Okay। 4:30 ना। ओके, या 4 to 4:30। ओके, सर ओके देन, बाय सर। बाय बाय, बाय 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 सर। एवरीवन, बाय सर। Bye, बाय sir. बाय, बाय बाय ऑल ऑफ यू, या बाय बाय।